आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और वो हम किस में निकालते हैं? वो हम निकालते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से। आइसोलेटेड गैसियस ही क्यों बोला? बिकॉज सॉलिड और लिक्विड बोलेंगे तो वहां पे तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से पास पास में रहते हैं, तो उनको आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो आइसोलेटेड होगा तब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ताकि और किसी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, आइसोलेटेड गैसियस वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तुम्हारा मान लो लिक्विड और सॉलिड में होगा, मान लो एटम, तो वो क्या होगा, दूसरे भी एटम्स के साथ होगा ना। तो जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें दूसरे एटम्स का अट्रैक्शन फोर्स भी तो काउंट होगा। हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना मेरा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। तो उसको सही से देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसे पहले गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और गैस में कन्वर्ट करने के बाद वो आइसोलेट हो गया, अब उससे निकाल रहे हैं, तो ताकि बाकी एलिमेंट्स और एटम्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें, इसलिए हम उसे आइसोलेटेड ले रहे हैं और गैसियस फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी का मेन फैक्टर क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब हमें दिक्कत क्या आएगी? न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन तो खींच रहा है ना उसको। अट्रैक्शन, न्यूक्लियस जो है वो तो अपना अट्रैक्शन लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे। ओवरकम करना है, वेरी गुड वेरी गुड, उसकी एनर्जी को हमें ओवरकम करना है। इसका मतलब जो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी है वो मेनली डिपेंडेंट होगा अट्रैक्शन फोर्स पे। और अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंडेंट होता है? जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, इजंट इट? अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंडेंट होता है? जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। तो आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। भार्गवी, समझ में आया तुमको? आदित्य, तुमको समझ में आया? ठीक है। देखो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं आउटर शेल से, और जब आउटर शेल से निकाल रहे हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उसे रोकेगा। तो जब वो उसे रोक रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव आउट दैट इलेक्ट्रॉन। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हमें ओवरकम करना है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंडेंट होता है? जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर पे। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है जेड इफेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अट्रैक्शन फोर्स जो है शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इजंट इट? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? रिपल्शन। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्रीनिंग है। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई, अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ही क्या है? रिपल्शन है। रिपल्शन अट्रैक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तो इनवर्सली होगा ना। अच्छा बताओ, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या ट्रेंड होगा उसका अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड देखो, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेरा रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन रेडियस इन, तो डिक्रीज होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव देखते हैं, डाउन द ग्रुप रेडियस देखते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बिकॉज अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप रेडियस ज्यादा बढ़ता है। तो हम उससे रिलेट करते हैं चीजों को हमेशा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद हम एक्सेप्शंस पे जाएंगे।